किसी परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास ओम के नियम का एक सूत्र है, R इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आई। अब यदि कहीं जटिल परिपथ है, मतलब परिपथ है और इस तरह का परिपथ है, जिस परिपथ में कई सेल लगे हों, कई प्रतिरोध हों, तो इस परिपथ में अगर हम लोगों को क्या कहते हैं, R1 R2 R3, इस तरह के परिपथ में अगर कई प्रतिरोध लगे हों और कई सेल लगे हों जिनके विद्युत वाहक बल भी अलग अलग हों, तो इसमें धारा, प्रतिरोध या अन्य राशियां जो भी हैं, उन राशियों के विषय में अगर यहाँ पे पूछा जाए तो इसके लिए हम लोगों के पास अभी कोई फार्मूला नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पे हम लोग इसमें से कुछ राशियों का मान ज्ञात होने पे शेष अज्ञात राशियों के मान को बता सकें। तो इन्हीं सब तथ्यों की जानकारी के लिए हम लोगों के पास एक नया सिद्धांत है, एक नया नियम है, जिसको कि हम लोग किरचॉफ के नियम से जानते हैं। किरचॉफ का नियम जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला नियम, इसमें जो किरचॉफ के दो नियम है उसमें ऐसे ही करके है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये केवल धारा के विषय में इसमें बात होती है, इसलिए हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम में या धारा नियम में क्या है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम और धारा नियम में किसी संधि पर धारा के ज्ञात और अज्ञात मान के बीच में संबंध प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि एक संधि है और इस संधि पे कई परिपथ हैं, इसमें से कुछ ऐसे परिपथ हैं जिनकी दिशा जो है इस संधि की ओर है और कुछ ऐसे परिपथ हैं जिसकी दिशा जो संधि से दूर है। तो संधि पर मिलने वाले यहाँ पे 5 धाराएं हैं। तो इन पांचों धाराओं के बीच पारस्परिक संबंध जो है किरचॉफ के प्रथम नियम से मिलता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम यही है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर एक लाइन में सिर्फ नियम की बात करें भाषा में, तो यही है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इस वाक्य को अगर हम लोग गणित में लिखें तो उसको हम लोग इतने में लिख देंगे तो वो पूरी बात आ जाएगी। अगर आई धारा है तो सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी धाराएं वहाँ पे हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा या शून्य होगा। अब ये इस धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य कैसे होगा यहाँ पे, तो विद्युत धारा को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा में दिशा होती है, विद्युत धारा में दिशा होती है, फिर भी विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा में दिशा भी होती है और विद्युत धारा का परिमाण भी होता है, फिर भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है कि सदिश और अदिश की परिभाषा में हम लोग 3 कंडीशन दिखाते हैं। पहला कंडीशन होता है कि उस राशि का परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, परिमाण। फिर उस राशि में दिशा होनी चाहिए। तो सामान्य राशियों को हम लोग इसी आधार पर पहचान लेते हैं कि वह राशि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। लेकिन अब उसमें अगर उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग और आगे लेके जाते हैं सदिश की परिभाषा में, कि उस राशि को हम लोग सदिश के नियमों से अगर जोड़ घटा सकते हैं या उस जोड़ने घटाने में वो सदिश के नियम का पालन करती है वो राशि, तो वह राशि सदिश होती है। और सदिश के नियम का पालन नहीं करती है तो वह राशि अदिश होती है। तो अगर यहाँ पे 2 तार लिए जाएं और एक तीसरा तार लिया जाए जिससे धारा बाहर को जा रही हो, और इस तार में बहने वाली धारा जो है मान लीजिए 3 एम्पीयर की हो,
इस तार में बहने वाली धारा जो है मान लीजिए 4 एम्पीयर की हो, तो इस तार में बहने वाली धारा जो है 7 एम्पीयर की होगी। ठीक है। अब इन तारों को हम चाहे जिधर भी कर लें, यहाँ कर लें या यहाँ कर लें या इसके समानांतर यहाँ कर लें, इस राशि के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये अदिश राशि है। इसके विपरीत अगर हम 3 न्यूटन का बल इस दिशा में लगा रहे हैं और 3 न्यूटन का बल इस दिशा में लगा रहे हैं, तो परिणामी बल की दिशा जो है 5 न्यूटन होगा। और ये अगर परस्पर लंबवत लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल परस्पर लंबवत लग रहा है, तो परिणामी बल की बल का मान जो है 5 न्यूटन होगा। अब यदि इन बलों को परस्पर लंबवत जो लग रहे थे, इनको अगर हम समानांतर कर दें, तो अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू बदल के हो जाएगी कितनी, 7 न्यूटन। तो यहाँ पे बल की दिशा बदलने से परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बल सदिश राशि है। और यहाँ पे धारक दिशा बदलने से धारा के परिमाण में कोई परिवर्तन, इसलिए धारा जो है अदिश राशि है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ कि विद्युत धारा जो अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि है, तब इसको जोड़ेंगे कैसे? तो अदिश राशियों को हम लोग जोड़ते हैं बीजगणितीय नियम से। बीजगणितीय नियम में हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि धारा, वह धारा जो इस संधि की ओर आ रही है, उसको हम लोग धनात्मक अगर लें, तो जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको ऋणात्मक लेंगे, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो जनरली इसको जो धारा संधि की ओर आती है उसको धनात्मक लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसे ऋणात्मक लेते हैं। तो इस प्रकार अगर इन धाराओं को यहाँ पे अब हम चिन्ह सहित लिखें, तो I1 और I2 संधि की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों धनात्मक होंगे। और फिर बाकी जो 3 धाराएं हैं वो संधि से दूर जा रही हैं, तो I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दो धनात्मक राशियों को या धाराओं को हम इधर रखें, बाकी जो ऋणात्मक उसको बराबर दूसरी ओर ले जाएं, तो यहाँ पे ये संबंध प्राप्त होगा। और इस संबंध में ये 2 धाराएं कैसी धाराएं हैं? तो ये धाराएं जो संधि की ओर आने वाली धाराएं, और ये तीनों धाराएं जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संधि की ओर आने वाली कुल धारा का मान और संधि से दूर जाने वाली कुल धारा का मान ये परस्पर आपस में क्या होता है, बराबर है। तो ये धाराओं के मान जो बराबर निकल रहे हैं, इससे भी हम लोगों के एक नियम को पुष्ट करने का अवसर मिलता है, और वो नियम है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। पूरा भौतिक विज्ञान आपको फर्स्ट में समझाया गया था कि 4 सिद्धांतों पर आधारित है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इन्हीं 4 सिद्धांतों पे ही पूरा फिजिक्स का नियम और सिद्धांत निर्भर है। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जितने आवेश चल के इस संधि की ओर जा रहे हैं, उतने ही आवेश इस संधि से दूर भी जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे आवेश का न तो कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, और नहीं आवेश कहीं से उत्सर्जित हो रहा है, अर्थात आवेश संरक्षित है। जितने आवेश संधि की ओर जा रहे हैं, उतने ही आवेश संधि से दूर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का भी नियम कहते हैं, या प्रथम नियम से आवेश संरक्षण के सिद्धांत की भी पुष्टि होती है। तो यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसी तरह से किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, वह है, इसको हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं। जैसे प्रथम नियम को धारा नियम, वैसे किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम। बंद पास का नियम मतलब किसी जटिल परिपथ में अगर हम लोग को अज्ञात धारा का मान या अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है, तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करते हैं। और किरचॉफ के द्वितीय नियम के प्रयोग के लिए हम लोगों को एक परिपथ की ज़रूरत है, और परिपथ अभी बनाया भी गया था। जैसे मान लीजिए इस तरह से जटिल परिपथ है, और इस परिपथ में हम लोगों को काम करना है, R1, R2, R3, और इसके विद्युत वाहक बल भी अलग अलग ले लिए जाएं, E1 और E2। आंतरिक प्रतिरोध को आप छोड़ देंगे, और यहाँ से इसके नाम रखिए
क्रम से इसका नाम रख लीजिए। तो इस पहले स्रोत E1 से निकलने वाली धारा I1, तो ये धारा चल के ऐसे जाएगी। दूसरे स्रोत से निकलने वाली धारा I2, ये संधि हो गया। अब यहाँ पे धारा का मान जो है I3 नहीं होगा। इस संधि पे जब दोनों धाराएं एक दिशा में है तो यहाँ कुल धारा की मात्रा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। ठीक है, तो इस प्रतिरोध R3 में यह धारा बहेगी। अब इसके आगे I1 प्लस I2 यहाँ भी होगा। अब यहाँ जाने वाली धारा I1 हो जाएगा और यहाँ जाने वाली धारा जो है I2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पास बन रहा है, मतलब एक बंद लूप खंड बन रहा है। A B F एक बंद पास है। इसी तरह से एक दूसरा आपको लूप दिखेगा B C D E B, यह भी एक बंद लूप है। एक और लूप दिखेगा आपको A C D E A, यह भी एक बंद लूप है। तो यहाँ पे कुल राशियाँ आप देखो कितनी हो रही हैं। 2 सेल लगे हुए हैं यानी कि E1 E2, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 R2 R3। ठीक है, और 2 धाराएं हैं इसमें I1 और I2। तो कुल राशियाँ इसमें हो जा रही हैं 2 2 4 और 3 7 राशियाँ हो जा रही हैं। इन 7 राशियों में से कुछ राशियों का मान ज्ञात हो, ठीक है, और पूछे कि इसमें अज्ञात राशियाँ हों तो ज्ञात राशियों के आधार पर अज्ञात राशियों के मान निकाले जा सकते हैं। चाहे वो I1 I2 का ही मान क्यों ना हो, या R1 R2 का मान ही क्यों ना हो, या E1 E2 का ही मान क्यों ना हो। इन मानों के आधार पर हम लोग यहाँ पे अज्ञात राशियों के मान निकाल लेते हैं। ये तो इसका एप्लीकेशन है, इसका उपयोग है किरचॉफ के नियम का कि किसी बंद परिपथ में अज्ञात राशियों के आधार पर अज्ञात राशियों के मान को ज्ञात किया जाता है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है बंद पास के लिए है, बंद लूप क्लोज लूप के लिए है। और बंद लूप में इसका नियम कैसे अप्लाई किया जाता है? तो नियम में इसका यही है कि किसी भी बंद लूप में बहने वाली धारा, किसी भी बंद लूप में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? विभव भैया, धारा और प्रतिरोध का गुणा करेंगे क्या मिलेगा? विभव मिलेगा। तो धारा और प्रतिरोध का गुणा करा के आगे बढ़ रहे हो तो वो विभव हो गया। तो फिर नियम एक बार फिर देखें, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो भाई एक ये IR कर रहे हैं तो ये विभव निकल रहा है, और RHS में जा रहे हैं तो क्या रहा है? वो भी विभव की ही बात कर रहे हैं। विद्युत वाहक बल मैंने क्या? विभव। तो विभव ही विभव के बराबर हो सकता है, इसीलिए हम लोग धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को कह रहे हैं। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास का नियम। अब इसमें बंद पास के नियम में कुछ अपने काम को आसान करने के लिए एक सुविधा ले लेते हैं कि इसमें जो बंद पास हम अपने मन से सेलेक्ट करते हैं कि जैसे इसमें अभी समझाया गया 3 पास या 3 लूप बन रहे हैं। एक लूप है A B E F और A, वैसे दूसरा लूप है ये वाला, और तीसरा लूप जो है बड़ा वाला है। तो इसमें हम अगर बंद लूप देखें, बंद पास, हिंदी में पास, अंग्रेजी में लूप बोलते हैं इसको, तो वो है हम लोगों का A B E F, A तक पहुंचते हैं कि वो बंद हो जाए। तो इसमें हम लोग अपने सुविधा के लिए एक तीर ऐसे बना लेते हैं, जिस तरह से हम लोग लूप का नाम रखें वैसे तीर बना लेते हैं। इस तीर को बनाने से धारा की दिशा को जानने में सुविधा मिलता है, और धारा को कब धनात्मक लेना है, कब भाई प्रतिरोध तो ऋणात्मक हो नहीं सकता, धारा ही धनात्मक या ऋणात्मक होगा। तो धारा की दिशा को धनात्मक या ऋणात्मक जानने के लिए ही हम लोग ये दिशा बना लेते हैं। अब दिशा जैसे कि यह बना सकते हैं या इसका उल्टा कर दें, A F E B A, तो इसको उल्टा बना देंगे, कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज लास्ट में एक ही आंसर प्राप्त होगा। इसलिए एक सिस्टमेटिक एक धारा बना ले, एक दिशा बना लेते हैं। जनरली दिशा जो लिखे हैं इसी क्रम में बनाते हैं। अब ये नहीं कि लिखे A B E और दिशा बना दिया वहाँ उल्टा,
वो भी एक मतलब बिना मतलब वाली बात हो जाएगा। तो इस बंद पास ए बी इसमें अब किरचॉफ के नियम से क्या होगा, किरचॉफ के नियम से हो जाएगा कि बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा जो है, देखो यहाँ धारा उल्टा लिखा गया है, I2 होगा, यहाँ क्या होगा I1। इस बंद पास में यहाँ शुरू करें तो इस तीर की दिशा और धारक दिशा समान है, जहाँ तीर और धारक दिशा समान दिखेगी वहाँ धारा को धनात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा I1 × R1। अब इसमें कहीं और प्रतिरोध नहीं है। अब इधर आ गए तो यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे है। अब यहाँ पे धारक दिशा और इस लिए गए तीर की दिशा परस्पर विपरीत दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे धारक क्या लिया जाएगा ऋणात्मक, और यहाँ क्या होगा -I2 R2। इधर अब कोई धारा प्रतिरोध नहीं है, काम खत्म। तो पहला काम हो गया। अब ये बराबर होगा इस बंद पास में लगे कुल विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के। तो विद्युत भाग बल की दिशा भी इसी तीर के अनुसार लेते हैं, जिसमें धारा ऐसे मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये E1 जो है धनात्मक होगा, और यहाँ पे धारा जो है इसके विपरीत जा रही है, तो ये E2 क्या होगा ऋणात्मक। तो यहाँ होगा E1 - E2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से बंद पास BCDEB में, तो इसमें भी जैसे लिखे हैं वैसे फिर इसके पहले के अनुसार से तीर लगा लिए। अब इसमें फिर वही नियम लगाएं, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो अब ये I2 जो इस पास में ऋणात्मक था, अब यही I2 जो इस पास में क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखा जाएगा I2 R2, ये धनात्मक होगा। और यहाँ पे ये धारा जो है, यहाँ पे धारा की दिशा और तीर की दिशा यहाँ भी धनात्मक है, एक ही है। तो यहाँ होगा प्लस I1 + I2 × R3, इस पास में हो गया। और इसमें विद्युत वाहक बल कौन सा लगा है, एक ही विद्युत वाहक बल है, और वो कौन सा है E2, समीकरण नंबर 2। ठीक है। तीसरा भी बंद पास है। बंद पास तीसरा देखिए कौन सा है, ACDFA। अब छोटा सा चित्र बनाएंगे और कई थोड़े से ही तीर लगाएंगे तो वो चित्र इतना गंदा हो जाएगा कि मतलब बहुत चीज़ें समझ में, इसीलिए हम इसको और तीर की दिशा को एक समान बनाए थे। अब तीर बनाए तो भी ठीक है, ना बनाए तो भी ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि इस दिशा में ही हम लोग धनात्मक लेंगे। तो इसमें तीर अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और इसमें बात करेंगे तो क्या होगा I1 R1 + I1 + I2 R3। अब विद्युत वाहक बल कौन सा होगा E1, इक्वेशन नंबर 3। और एक और समीकरण मिलेगा आपको बिंदु B पर। बिंदु B पे दो धाराएं मिल रही हैं I1 और I2। ठीक है। तो अगर I3 लिए होते यहाँ पे I1 + I2 की जगह पे I3 लिए होते, यहाँ पे एक समीकरण मिल जाता है कि I3 = I1 + I2। अगर I3 लिए होते तो अब आपको इसी समीकरण में 3 समीकरण ये मिला और एक समीकरण और मिल जाएगा आपको 4 समीकरण। तो 4 समीकरण से कुछ राशियों के मान ज्ञात होंगे। इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात राशियों के मान को निकाल लेते हैं, मिल जाता है वो। तो इस पर एक प्रश्न लिखिए लो। प्रश्न जरूरी है क्योंकि ये चीज़ें जो है बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस के ये समझ में आती नहीं है। एक इस पर प्रश्न लिखिए लो। प्रश्न इस क्लास के नियम से होगा। देखिए किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से चित्र में प्रदर्शित किरचॉफ के नियम की सहायता से चित्र में प्रदर्शित परिपथ में
5 ओम के तार में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात कीजिए। अब परिपथ है, क्या है ये? परिपथ में इसे यहाँ प्रतिरोध डालिए 1 ओम का, यहाँ प्रतिरोध है 1 ओम का, यहाँ बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, और यहाँ प्रतिरोध है 1 ओम का, फिर यहाँ पे 2 ओम वाला है, 2 ओम, और यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 3 ओम, और एक बैटरी यहाँ लगी हुई है 2 वोल्ट की। ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा चित्र आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें अभी आपके प्रश्न में इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान पूछा गया है, और इसमें किसी भी धारा का मान पूछा जा सकता है, या यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताइए। तो इसके लिए आप एक डायग्राम ऐसे ले लेंगे, और डायग्राम में काम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, धारा यहाँ से होगी, और ये मान लीजिए I1 है, पहले बैटरी से निकलने वाले 3 वोल्ट की बैटरी से पहली धारा हो गई I1 धारा यहाँ तक रन करेगी। अब यहाँ संधि है, तो यहाँ धारा जो है 2 भागों में बटेगा, 2 भागों में बटेगा, मतलब अगर I1 में से बचा हुआ भाग अगर I2 इधर जा रहा है तो I1 का मान I2 से अधिक होगा, और I1 में से जितनी धारा इधर निकल जाएगी तो जो शेष बचेगी वह धारा इधर निकलेगी, यानी इधर बहने वाली धारा की मात्रा हो जाएगी I1 माइनस I2। अब इस संधि तक धारा पहुंचेगी I2, और एक सोर्स यहाँ भी लगा हुआ है, और यहाँ से बहने वाली धारा को अगर I3 मान लिया जाए, अलग धारा मानना ही पड़ेगा, अलग बैटरी है तो इस संधि पर मिलने वाली कुल धारा हो गई 2 प्रकार की, एक I2 हो गया और एक I3 हो गया। इधर जाने वाली धारा हो जाएगी I2 प्लस I3। हम लोगों को हर प्रतिरोध में देखना होगा धारा कितनी है, तो इस प्रतिरोध में धारा हो गया I1 माइनस I2, इस प्रतिरोध में धारा हो गया I2 प्लस I3। अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ संधि है, और यहाँ धारा 2 भागों में बटेगा, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। अब यहाँ संधि है, यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है, और I2 इधर से जा रहा है, तो दोनों मिलेगा तो इधर कितना हो जाएगा I1। ठीक है, धाराएं होंगी। अगर आप धारा का काम ठीक से कर लिए तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं। नाम लिख लीजिए, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे इसी 5 ओम के प्रतिरोध में निकालना है, तो 5 ओम के प्रतिरोध में आप धारा का मान सीधे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे I2 I3 है, I2 आपको चाहिए और I3 भी धारा का मान चाहिए, इसलिए आप केवल एक लूप के प्रयोग से इसमें क्या कहते हैं वो गणना नहीं कर पाएंगे लोग। तो इसमें शुरू वहीं से किया जाएगा, जो जैसे आवश्यकता होगी वैसे काम किया जाएगा। तो शुरुआत करोगे तो बंद लूप में, बंद लूप यहाँ शुरू करते हैं हम लोग CFEDC में, CFEDC। इस बंद लूप में तीर की दिशा दिखाएंगे तो ऐसे ही होगा इसके अनुसार, और इसमें धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल देखा जाए तो इस प्रतिरोध में धारा और तीर की दिशा, जैसे कि तीर ऐसे बनाओगे तो धारा हो जाएगा तुम्हारा I3, यानी कि 3I3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 I2 प्लस I3, और प्लस यहाँ पे होगा 3I3। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है,
और कुल विद्युत वाहक बल लगा हुआ है 2। अब इसको हल कर लें तो 5I2 और 3 मिलके 6 और 5 मिलके 11I3 बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 1। और इस बंद पास में दूसरा बंद पास, इसको देखें BGFCB में, ये BGFCB ये भी एक बंद पास है। इसमें देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखो धारा और ये तीर की दिशा उल्टा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया -2I2। और यहाँ चलेंगे लोग तो +1 × I1 - I2। और यहाँ चलेंगे तो फिर यहाँ भी उल्टा हो गया, यहाँ हो गया 2I2 = 0। 0 क्यों कि इस बंद पास में कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ, कोई सेल नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका RHS जो है क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करके समीकरण बना लें तो -2 और -2 -4 और माइनस यहाँ पे भी है तो -5I2 और +I1 = 0, यानी कि I1 -5I2 = 0। समीकरण नंबर 2। हम लोग I2 + I3 चाहिए। अब ये एक संबंध मिला यहाँ पे, तो 3 राशियाँ I1 I2 I3 समीकरण हो रहा है, तो समीकरण 1 और 2, तो 2 समीकरण 3 राशियों का मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम लोग को अभी एक समीकरण और चाहिए। अब उस अगले समीकरण के लिए फिर हम लोग चुनेंगे बंद पास। ये बचा हुआ है बंद पास AHGBN, इस वाले में चलें। इसमें चलेंगे तो यहाँ पे धारा और तीर की दिशा विपरीत है, तो -1 × I1। और फिर यहाँ आएंगे लोग तो प्रतिरोध यहाँ पे है, यहाँ भी विपरीत पड़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा -1 × I1। फिर यहाँ भी वही होगा, क्योंकि 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ भी है और यहाँ भी विपरीत पड़ रहा है, और यहाँ भी प्रतिरोध कितना है 1 ओम का है, यहाँ होगा -1 × I1 - I2 = विद्युत वाहक बल कितना लगा हुआ है, नहीं विद्युत वाहक बल भी उल्टा है, विद्युत वाहक बल की दिशा भी उल्टी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। अब इसको हल करें लोग तो -1 - 1 -2 -1 -3I1, और इस माइनस का यहाँ गुणा होगा तो +I2 = -3। अब इसको हल करें तो 3I1 - I2 = 3। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब 3 राशियाँ हैं, 3 समीकरण हैं, मान निकल जाएगा बहुत इजीली। जैसे समीकरण ये है 2 और 3 I2 I3 में संबंध है, और ये जो है समीकरण 2 और 3 से I1 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो I2 मिलेगा। अब ये तो समीकरण I1 I2 में है, तो इन 2 समीकरण से I1 I2 का मान तो निकल ही जाएगा, और I1 I2 का मान उसमें ले लेंगे तो I3 का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 को हल कैसे करेंगे, तो समीकरण 2 - 5 × समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 I2 - 5I2 = 0, और इसमें 5 का गुणा कर ले रहा है, ये होगा 15I2 - 5I2 = 15, और घटा रहा है तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल होगा, ये होगा -14I2 = -15, तो I2 = हो जाएगा 15/14। ठीक है, अब इस I2 के मान को उठा कर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में या 3 में। 2 में आसान है, समीकरण 2 से तो हो जाएगा I1 = 5I2 = 5 × 15/14, ये हो जाएगा 75/14 एम्पीयर।
अब इस I1 I2 का मान उठा कर I2 का मान उठा कर हम लोग चाहिए क्या था, हम लोग को I2 और I3 चाहिए। तो अब निकला कौन कौन, I2 और I1 निकला है, अब I3 निकालना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा कितना 5I2। तो 5I2 मतलब 5 इंटू 15/14 प्लस हाँ 5I2 मतलब ये होगा यहाँ पे 5I2 जो आप इतना मान रख देंगे प्लस 11I3 बराबर 2। 11I3 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 75/14, 14 दूनी 28, 28 और 75/14 कितना आएगा 7 और 6 में 2 निकला 4, अगर 47/14, यानी कि I3 हो जाएगा अगर 47/11। ये I3 हो जाएगा अगर 47/11 × 14। अब ये ऋण चिन्ह आ रहा है, तो ऋण चिन्ह का मतलब क्या, ऋण चिन्ह का मतलब ये हुआ कि जो धारा I3 हम लोग लिए थे उस धारा की दिशा गलत है। धारा जो है इधर से होकर नहीं जाएगी, धारा जो है इधर से होकर जाएगी। ठीक है, धारा का परिमाण इतना ही होगा, लेकिन धारा माइनस है, इसका मतलब जो धारा हम लोग दिखाएं फिगर में धारा वह नहीं होगा, उसका विपरीत होगा। पॉजिटिव की तरफ होता है ना, नहीं पॉजिटिव बढ़ता है, लेकिन यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी है ना, वो बैटरी 2 वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट की है। तो धारा जो है इस बैटरी के हिसाब से डिसाइड होगा, इसलिए धारा की दिशा जो I3 वो नहीं होगा, धारा की दिशा वहाँ उल्टा होगा। अब आपको इसमें धारा का मान निकालना है, कुल धारा का। तो 5 ओम में 5 ओम के प्रतिरोध में कुल धारा ये हो जाएगा कितना, सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे I2 और I3 को। तो I2 निकला हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है I2 15/14, 15/14, और यहाँ ऋण चिन्ह के साथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं ऋण चिन्ह के साथ ही जुटेगा, क्योंकि I2 तो इसे ये I2 तो इसे ही आ रहा है, अब I3 नहीं से जा रहा है, तो परिणामी धारा जो दोनों के बीजगणितीय योग के ही बराबर होगा, अर्थात ये किस चिन्ह के साथ जुटेगा, इस ऋण चिन्ह के साथ ही जुटेगा, क्योंकि ये जो है परिणामी धारा जो है इसके विपरीत है। जैसे मान लीजिए कहीं तार में धारा की दिशा जो है 3 एम्पीयर की इधर है और इधर से उल्टी दिशा में 5 एम्पीयर की है, तो इस तार में 8 एम्पीयर की धारा थोड़ी बहेगी, धारा तो अंदर अंदर बह रहा है 8 एम्पीयर का, लेकिन अगर इसको बाह्य प्रतिरोध में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बाह्य प्रतिरोध में कुल धारा की मात्रा कितनी होगी, 2 एम्पीयर का होगा। और इसकी दिशा कैसे डिसाइड होगी, इस 5 और 3 के परिमाण से, कि जिसकी धारा का मात्रा अधिक होगा परिणामी धारा में मान उसी का निकलेगा, इनकी 5 में से 3 एम्पीयर यहाँ लेफ्ट हो जाएगा और बचेगा कितना 2 एम्पीयर, तो परिणामी धारा जो है 2 एम्पीयर की होगी। तो इन्हीं को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो इतनी धारा जो है इस परिपथ की कुल धारा हो जाएगी।